हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं CDSL के बारे में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पर मुझे कुछ एक इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न नजर आता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ इसको कंसीडर करने की बात की है, डिस्कस करने की। तो एक बार हम अगर इसके बिजनेस की बात करें तो इसका बिजनेस हम सबको पता है कि जितने भी डीमेट अकाउंट्स ओपन होते हैं वो इंडिया में दो कंपनीज के पास होते हैं। वन इज NSDL एंड सेकंड इज CDSL। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं, लाइक एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या फिर जीरोधा और 5पैसा, ये सभी लोग NSDL के बदले CDSL को यहाँ पर प्रीफर करते हैं। CDSL में उन सबके डीमेट अकाउंट खुलते हैं। तो इसका यही रीजन है कि जितने भी डीमेट अकाउंट्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं वो CDSL में हो रहे हैं। और CDSL यहाँ पर एक अच्छी ग्रोइंग कंपनी बना हुआ है। उसका वन इंपॉर्टेंट अगर बिजनेस एस्पेक्ट से बात करें तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि इंडिया में अभी टोटल ये FY 2022 मींस अभी जो मार्च का नंबर है, मार्च 2022 का, उसके हिसाब से 89.7 मिलियन डीमेट अकाउंट्स हैं। और 89.7 मिलियन डीमेट अकाउंट्स का मतलब है ऑलमोस्ट 9 करोड़ डीमेट अकाउंट्स का होना। लेकिन 9 करोड़ डीमेट अकाउंट का होने का मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट, क्योंकि 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। तो अगर हम उसी के कंपैरिजन में यहां पर बात करने लगे कि 8 डिवाइडेड बाय 140 ये कितने परसेंट होता है, तो हम बात करने लगे कि 5% के आसपास, 5.7% के आसपास डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक इंसान के बहुत बहुत सारे सारे डीमेट अकाउंट्स हैं। और बहुत सारे डीमेट अकाउंट्स उन कंपनीज में हैं जहां पर वो अभी ट्रेड नहीं करते। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो अभी मेरे पर्सनल नेम से लगभग 7-8 डीमेट अकाउंट्स हैं। सेम नंबर वाइफ के नाम से है, कुछ कंपनीज के नाम से हैं। और कंपनीज का इस तरीके से कोई नंबर भी यहां पर एज सच कैलकुलेट नहीं होता। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करने लगे तो एक्चुअल में जो डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं दैट इज नॉट 5.7%। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज लेस देन 3%। तो अगर हम एक इंडिविजुअल वाइज बात करने लगे कि कितने परसेंट लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, दैट इज नॉट मोर देन 3%, दैट इज लेस देन 3%। अब पॉइंट ये आता है कि एक्चुअल में कितने परसेंट के आसपास आने वाले टाइम में ट्रेड करेंगे। तो अगर हम अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की बात करने लगे, सो दिस नंबर इज डिपिक्टेड बाय स्टेटिस्टिका टिस्टा। सो दिस इज वैसे स्टेटिस्टिक्स होता है, लेकिन इन्होंने छोटा करके इसका नाम बनाया हुआ है। तो इन्होंने यहां पर दिखाया हुआ है 65% मैक्सिमम नंबर था जो पार्टिसिपेंट्स का था, शेयर ऑफ अडल्ट्स इन्वेस्टिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पर ये शेयर ऑफ अडल्ट्स है। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर 70% अडल्ट्स हैं, 30% वहां पर छोटे हैं, तो 70% का 65% वाज द मैक्सिमम नंबर। लेकिन अगर हम 70% का जो आज की डेट में नंबर है दैट इज 56%, तो हम यहां पर निकाल सकते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय 56%, तो यानी कि 40% के आसपास टोटल पॉपुलेशन का यहां पर एक तरीके से दोज आर द शेयर होल्डर्स। तो 140 करोड़ के कंपैरिजन में कितने हो जाएंगे? क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो ये 56 करोड़ के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन मानी जाती है कि 56 करोड़ के आसपास आने वाले टाइम में यहां पर शेयर होल्डर्स होंगे। और आज की डेट में वो 3% के आसपास है। तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहां से 25-30 टाइम्स की है। और अगर किसी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी 25-30 टाइम्स हो तो ऐसे में और कंपनी मार्केट लीडर हो, और कंपनी मार्केट लीडर के होने के साथ में बिजनेस करना भी जानती हो, वो डेट इक्विटी रेशियो 0 रखती हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% हो, और प्रमोटर होल्डिंग 20% है, शायद यहां पर मैक्सिमम शेयर होल्डिंग 20% ही अलाउ होगी, क्योंकि ये पब्लिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर दिखाया नहीं गया है, ये थोड़ी अजीब सी बात है, दिखाया जाना चाहिए। एनीवेज, इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम एनुअल रिपोर्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप इस चीज को सर्च करना चाहोगे तो यहां पर जैसे मैं एनुअल रिपोर्ट ओपन कर रहा हूं, तो एनुअल रिपोर्ट ओपन करते हुए आप देख सकते हो यहां एनुअल रिपोर्ट जिप फोल्डर में होगी। और मेरा मैक है तो शायद इसमें मुझे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। एनीवेज, आप उसको वहां से देख सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि अगर हम इसका पास्ट परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखने लगे तो प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट की हम बात करते हैं, लास्ट फ्यू ईयर्स में जब से अच्छे से डिस्काउंट ब्रोकिंग बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ है और सीडीएसएल ने वहां पर लीड लेना शुरू किया है, तो 44 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 49 करोड़, देन 86 करोड़, 103, 114, 106. So 106 again was not a very good number, but again 200 and 300. तो यहां पर जो ये एकदम से सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है सीडीएसएल में, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और यहां पर रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, तो ये इसका सीधा सीधा कोरिलेशन है, मींस इट्स ए वेरी नाइस फाइन बिजनेस। जब भी ट्रांजैक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे डीमेट अकाउंट से, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से बेसिकली पैसे काट लेंगे, उसको अपने चार्जेस लगा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में कुछ भी उनका बैड डेट बन जाएगा, लोग पैसा वापस नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ए वेरी नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करने लगे तो इनके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, प्लान्स हैं, जो इनकी जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके, और अदर एसेट्स हैं। अदर एसेट्स में राइट टू यूज करके कुछ एसेट्स इनके पास हो सकती हैं। और उसके बाद में अगर अदर एसेट्स की बात करने लगे, यहां पर अदर एसेट्स में इनके पास कैश है, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे अदर एसेट्स 290 करोड़ का है, 290 करोड़ में से 206 करोड़ तो इनके पास कैश है। इट्स ए वेरी नाइस फाइन बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट में अगर जाकर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट में ये प्योर इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, जो इनके पास सेविंग होती जाती है उसको इन्वेस्ट करते जाते हैं। रिजर्व इनका लगातार इंक्रीज हो रहा है, और इक्विटी में इन्होंने पिछले लास्ट 10 इयर्स में कुछ भी डाइल्यूशन नहीं किया है, कुछ भी डाइल्यूट नहीं किया, यानी कि फर्दर कैपिटल रेजिंग नहीं किया है। फर्दर कैपिटल रेज नहीं करने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। इट्स ए वेरी नाइस फाइन बिजनेस। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, देन क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करने लगे, 78 करोड़ है अभी। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 52 करोड़ था, और दिसंबर में 84 करोड़ था, और लास्ट ईयर में दिसंबर में 54 करोड़ था। सो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्वार्टरली बेसिस पर, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहां पर नजर आता है ये। और बैलेंस शीट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हम देख चुके हैं, क्वार्टरली बैलेंस अच्छे हैं, और हमने यहां पर फाइनेंशियल रेशियोज भी चेक कर लिए हैं। तो यहां पर कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि ये 36 का पीई क्या यहां पर सस्टेनेबल है? तो इस तरह की हाई ग्रोथ कंपनीज में जनरली 36 का पीई सस्टेनेबल होता है, और 36 का पीई कोई बहुत ज्यादा पीई नहीं है जहां पर ग्रोथ बिल्कुल साफ साफ नजर आती हो। यहां से हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जितना परसेंटेज लोग, जितने लोग वहां पर काम करते हैं, उतना इंडिया में काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मे बी 20 ईयर्स लग जाएंगे, लेकिन यहां पर 25-30 टाइम्स का बिजनेस का ग्रोथ साफ साफ है। और अगर रेगुलर पेस पर भी मिलेगा तो भी बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज इस तरह के बिजनेस में आती हैं, लेकिन टेक्निकल्स को ध्यान में रखना यहां पर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को और बिजनेस को समझना है। फंडामेंटल्स में यहां पर फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं, अदरवाइज मेरे हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस मींस द बिजनेस एनालिसिस, एंड बैलेंस शीट एंड पी&एल स्टेटमेंट एनालिसिस मींस द फाइनेंशियल एनालिसिस। अब यहां पे अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में आफ्टर फॉल ड्यूरिंग द कोविड, उसके बाद जो इसने यहां पर ग्रोथ दिखाई चार्ट पैटर्न ने, वो बहुत ज्यादा तेज थी, एंड स्टॉक प्राइस वेंट अप ऑलमोस्ट 8 टाइम्स 9 टाइम्स। तो यहां पर 180 से ऊपर जाते जाते स्टॉक प्राइस 1750 तक चला गया। तो ये इतना ज्यादा ऊपर जाने का मतलब क्या है? क्या इतना ज्यादा नेट प्रॉफिटेबिलिटी में यहां पर उछाल आया है? तो नहीं, इतना ज्यादा उछाल नेट प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आया। अब ऐसे में रिस्क क्या आता है? रिस्क के लिए हम यहां पर एक बार चार्ट पैटर्न को देखते हैं कि चार्ट पैटर्न यहां पर बन क्या रहा है। और चार्ट पैटर्न को अगर हम यहां पर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बना था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के केस में अगर हम देखें, सो दिस वाज द शोल्डर, उसके बाद में ये पूरा हेड बना, और यहां पर ये शोल्डर बना, और ये शोल्डर बनने के बाद में अगर इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर हम इसकी गिरावट की बात करें तो कितनी गिरावट आ सकती थी, तो इसका हमने डेप्थ ले लिया और इस डेप्थ को नेकलाइन के नीचे हमने प्लॉट कर दिया। तो इसके हिसाब से 967 यहां पर लेवल्स आने चाहिए, लेकिन 967 पर आने से पहले इसने यू टर्न लिया, फिर नीचे आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले सेम लेवल पर यहां पर एक सपोर्ट ली गई थी, और वो सपोर्ट ये सपोर्ट थी एक्चुअल में। इस सपोर्ट के चलते यहां पर सेम लेवल पर 2-3 बार सपोर्ट ली गई है, लेकिन जैसे ही इसने यहां पर सपोर्ट ली तो एक और टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहां पर बन गया है। वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या है? दिस इज ऑल्सो वन
हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो दैट वाज आल्सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने इससे पहले यहां पर बनाया था। अगर मैं आपको बताता हूं, ये ओके मैंने बनाया नहीं, सिर्फ ऐसे ही शायद दिखा दिया। मैं वापस से इसको ठीक से बनाता हूं। तो यहां अगर हम नेकलाइन लगाने लगे जो मैंने पहले बनाई थी, एक बार फिर से ध्यान से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। सो दिस वाज द शोल्डर, दिस वाज द हेड एंड दिस वाज द शोल्डर। उसके बाद में ये नीचे आया और नीचे आने के बाद में जो टेक्निकल टारगेट है वहां तक अभी नहीं पहुंचा, उससे पहले इसने एक सपोर्ट ले ली। वो सपोर्ट क्यों ली, मैंने आपको बताया कि इससे पहले एक इसी लेवल पर एक सपोर्ट थी, इसने सेम लेवल पर आकर सपोर्ट ली है। अब जहां ये इसने सपोर्ट ली है, यहां पर एक और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। सो दिस इज द शोल्डर, दिस कंप्लीट पैटर्न जो ये मूवमेंट है, दिस इज द हेड, और उसके बाद में यहां से इसने एक और शोल्डर बनाया। अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये शोल्डर यहां पर रहता है तो क्या किया जाए। इस शोल्डर के केस में जो ये बड़ा सा हमारा पैटर्न बना, इसके केस में यहां पर दो चांसेस हैं, या तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा या फिर ये वापस से ऊपर सॉरी नीचे चला जाएगा। अगर ये फेल नहीं होता है और नीचे जाता है तो क्या, उस केस में हमारा जो टेक्निकल टारगेट है नीचे जाने का, वो इसी लेवल के बेस पर हम दोबारा से मार्क करेंगे और अपनी डेप्थ को भी यहां से कवर करके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर हमारा टारगेट आ जाएगा 695। तो ये उस केस में है अगर ये नीचे जाए। नीचे जाने का कैसे पता चलेगा, वो कौन से लेवल्स हैं जिसके नीचे जाने पर ये माना जाएगा। तो जो इसका लोएस्ट लो बना था, जो लो बनने के बाद में स्पीड से ऊपर गया था, इसको अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ को क्लोजिंग बेसिस पर, यहां से अगर क्लोजिंग बेसिस पर यानी कि इसके नीचे आकर क्लोज होता है और क्लोज होने के बाद में जो इसका लो बनेगा उसके नीचे अगर इंट्राडे में भी ये यहां पर ट्रेड कर लेता है तो इसका टेक्निकल टारगेट फिर उसके बाद बन जाता है 695, यानी कि एक फर्दर अच्छी खासी यहां से गिरावट हो सकती है। लेकिन ये ऊपर इसको फेल करके कब जाएगा, अगर जो इसने ये राइट वाला शोल्डर बनाया था, इस शोल्डर का अगर टॉप के ऊपर यहां पर आकर ये क्लोजिंग दे, यहां पर इससे ऊपर ये क्लोजिंग दे, जो इसका ये लेवल है इस लेवल से ऊपर ये क्लोजिंग दे ग्रीन कैंडल के साथ, और उस जो टॉप बने इसका हाईएस्ट लेवल बने, उस हाईएस्ट लेवल से ऊपर इंट्राडे में चाहे ये एक बार हल्का सा भी ट्रेड कर दे, तो अगर वो सिचुएशन आती है तो इसका फिर टेक्निकल टारगेट कितना होगा। इस बेसिकली इस पर्टिकुलर पैटर्न को हेड एंड शोल्डर फेल्ड पैटर्न कहते हैं, और इस केस में जो अपना टेक्निकल टारगेट होता है वो टारगेट होता है इसका मैक्सिमम डेप्थ, और इस मैक्सिमम डेप्थ को कहां से उठाकर पिक करना है, राइट शोल्डर के टॉप से उठाकर पिक करना है। इस पर्टिकुलर केस में इसका टेक्निकल टारगेट हो जाएगा 2041। तो अब क्या करना चाहिए टेक्निकली, ये टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की। इस पूरी रेंज में इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर अभी इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं बनता। देयर इज नो ट्रेड इन दिस रेंज। अगर इसके नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स बिकॉज हम शॉर्ट नहीं करते, हम एफ एंड ओ में काम नहीं करते, तो इसकी बाइंग फिर बनती है 695 के आसपास। लेकिन अगर इसके ऊपर यहां पर क्लोज होकर ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होता है और इंट्राडे में हाईएस्ट हाई जो ड्यूरिंग द डे बनता है उसके ऊपर अगर जाता है, देन टेक्निकल टारगेट इज गोइंग टू बी मच हायर, दैट इज 2041। तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जिन स्टॉक्स में इस तरह की बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से रैली आती है और उसके बाद में यहां इस तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है, तो वो चीजें और सस्ता होने के लिए नीचे आ जाती हैं। और एक और बात है, अगर सपोज ये शेयर प्राइस अभी जिसका करंट मार्केट प्राइस 1093 है, 1093 से अगर ये फर्दर यहां से नीचे आ जाता है, 1093 से नीचे अगर ये नीचे आता है और टारगेट नीचे अचीव भी करता है, देन देयर इज ए फर्दर फॉल ऑफ 36%। और 36% फॉल का मतलब है जो अभी 36.7 का पीई है, 36.7 का पीई है, इसको अगर 30% का इसमें से माइनस कर दें, यानी कि 0.7% बच जाएगा, तो भी ये 25.69 के पीई पर मिलेगा। तो 25.69 का पी होना ऐसा नहीं है कि 36 से ज्यादा नीचे का पी नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत ग्रेट कंपनी है। ग्रेट कंपनी जितनी भी हो तो भी 25 का पी तो एक आम बात है, ऐसा नहीं है कि वो अल्ट्रा चीप वैल्यूएशन पर आ जाएगी इतनी ग्रेट कंपनी। ऐसे में जब टेक्निकली चीजें इस तरह की बोली तो ऐसा हो जाता है, लेकिन यहां यह भी अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर इस लेवल से ऊपर गया, जो राइट शोल्डर बनाया था यहां पर राइट शोल्डर से अगर ऊपर गया, तो उसके बाद में ये 2150 के
आसपास के लेवल्स जरूर, सॉरी 2041 का लेवल जरूर दिखाएगा और बहुत फास्ट जा सकता है। अब ये ओवरऑल मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल मार्केट यहीं से बॉटम बनाकर ऊपर जाना शुरू करती है या नेक्स्ट 3 मंथ्स और लेती है, दिवाली तक का और टाइम लेती है। अगर मार्केट यहीं पर इसी रेंज में घूमती रही और थोड़ा सा भी झटका दिया तो इसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा हैं, ऊपर जाने के चांसेस से उसका रीजन है इससे पहले कि इतनी हाई स्पीड की इसमें बढ़त होना, क्योंकि जब स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा ऊपर गया, 8 टाइम्स 9 टाइम्स ऊपर गया, वहां पर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट 8 टाइम्स 9 टाइम्स ऊपर नहीं गए, उस चीज को सपोर्ट करने वाले नहीं रहे। तो यहां इस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखकर अपने ट्रेड्स को आसान कर सकते हो। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।